बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगे ज़ैनुल हसन भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि आरिफ अलवी ये कहते हैं, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा था कि बिल को बगैर दस्तखत वापस भेजें। मजीद कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक भी की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। मजीद कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं उन सब से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासिर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। वज़ारत कानून और इंसाफ ने कहा, आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भिजवाएं। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी मामले में कोई भी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई, इसके बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीर की। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक सदर के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन बिल्स पर इत्तेफाक नहीं करता, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। मैंने अमले से कई बार पूछा कि बिल वापस कर दिए तो अमले ने यकीन दहानी कराई के बिल वापस कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आज पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है, वो हमें मुआफ करेगा। मैं उन सबसे मुआफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दे या मखसूस मुशाहदत के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजे। वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। इसके बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताख़ीर की और ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक अगर सदर के पास कोई मुशाहिदात था तो वो अपने मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने माजी में किया था। सदर इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सदर इस्तीफा देंगे या फिर ओहदे पर रहेंगे, इस बात का इल्म नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, हकाइक और कानून की बात करेंगे। वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम के निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सदर के पास 10 दिन का वक्त होता है और उनके पास इख्तियार होता है कि बिल पर एतराज़ लगाकर वापस कर दें या मंजूरी दे दें। सदर ने 10 दिन में दस्तखत किए ना बिल वापस भेजे। कोई अभाम था तो वज़ारत कानून की प्रेस रिलीज से दूर हो गया। जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उन वापस भेज दी जाएं ताकि सदर मुमलिकत की गाइडेंस को मजलिस शूरा कंसिडर कर सकें। 10 दिन की मुद्दत में अगर दोनों रस्ते न लिए जाएं तो कानून के अंदर उसकी स्पिरिट ये है कि फिर वो कानून बन जाते हैं। गैर जानिबदार निगरान आइनी हुकूमत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई शख्स, फर्द या ग्रोह मुल्क के आइन से मुतल्लिक कोई इबहाम पैदा करने की कोशिश करे तो उसका जवाब दे दें। हमारे हुकूमती निज़ाम में कोई खला नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ही नहीं है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो एक आइनी हुकूमत है, आइन के एक आर्टिकल के तहत कायम हुई है। अगर कोई इबहाम था तो वजारत कानून के प्रेस रिलीज के बाद वो ख़त्म हो गया है। सदर ममलिकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जानने का कि वो क्या करना चाहते हैं। आरिफ अलवी का बयान सदर के ओहदे की तौहीन है। कौन झूठ बोल रहा है? क्या इसका तयन ट्वीट से होगा? साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर ऐसा हो गया था
تو صدر صاحب ایک انکوائری ہولڈ کرتے۔ عارف الوی نے اس منصب کو شرمندہ کیا۔ اس معاملے کو اب انکوائری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عارف الوی کو نوٹیفیکیشن کے 2 دن بعد اس کا خیال آیا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس ٹائم پر قانون کا اپوزیشن کے خلاف بے دریغ غلط استعمال کیا جاتا رہا، اس پر بھی معافی مانگی جائے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ صدر کا بیان ناقابل یقین ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ صدر مستعفی ہو جائیں۔ صدر مؤثر انداز میں دفتری کام کرنے میں ناکام رہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شری رحمان نے یہ کہا کہ وضاحت صدر کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ صدر کے لیے ٹویٹ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ آج قانون جب آئین کے عین مطابق بنا ہے تو آپ کا جعلی ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ آپ عوام کے شعور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ آپ کی تمام وارداتوں کا گواہ ہے۔ صدر نے اپنے منصب کی توہین کی۔ پی ڈی ایم نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ صدر کا بیان ناقابل یقین ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے صدر مستعفی ہو جائیں۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اپنے رد عمل میں کہنا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کیا اس کا تعین ٹویٹ سے ہوگا؟ اس معاملے سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ اس نے یہ ایک ایسی بات کی ہے کہ اس سے نہ صرف اس نے اس منصب کی توہین کی ہے بلکہ اس نے ریاست کو ایک انتہائی مشکل اور آئینی بحران میں جو ہے وہ مبتلا کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شری رحمان نے کہا کہ وضاحت صدر کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ صدر کے لیے ٹویٹ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ٹویٹ نہیں ہوتا آپشن صدر کے لیے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کو آبجیکشنز لکھنے ہوتے ہیں، اس کے آئینی طریقہ کار ہیں اور بہت اور آپشنز ہیں، یہ ٹویٹ نہیں ہوتا جی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ بل پر دستخط کی میڈیا پر خبریں آنے کے باوجود صدر 2 دن کیوں چپ رہے؟ اگر ان کا اسٹاف بھی ان کے بس میں نہیں تو مستعفی ہو جائیں۔ دونوں ایوانوں سے ایک قانون منظور کرتی ہے، دوسرا قانون منظور کرتی ہے، دونوں قوانین چلے جاتے ہیں صدر مملکت کے پاس۔ اب صدر مملکت جو اب کم و بیش ان کا ٹینور پورا ہونے والا ہے، وہ اتنا تو جان گئے ہیں کہ میرے اختیارات کیا ہیں اور آرٹیکل 75 کی روح سے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ عارف الوی کا بیان اپنی ہی عہدے کی توہین ہے۔ صدر مملکت کے بیانات بہت افسوسناک۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے مسودوں پر صدر مملکت کے دستخطوں کا معاملہ۔ تحریک انصاف کا صدر مملکت کی ٹویٹ کی روشنی میں عدالت عظمیٰ سے فوری رجوع کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کے مطابق پچھلے 16 ماہ کے دوران پاکستان میں آئین سے انحراف، قانون کی پامالی، جمہوریت سے فرار اور ریاست کو شخصیات کے تابع کرنے کی رسوم کو تقویت پہنچائی گئی۔ اور آئین کے اہم ترین حصوں پر عمل درآمد کو یکسر منسوخ کر کے ملک کو جنگل کے قانون کی گرفت میں دے دیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون بنا یا نہیں، قانونی ماہرین اس پر تقسیم۔ اشتر اوصاف کا یہ کہنا ہے کہ صدر نے ٹویٹ میں درست بات نہیں کی، بل پر 10 دن میں دستخط نہ ہو تو وہ خود ہی قانون بن جاتا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا، کسی نے صدر کے جعلی دستخط کیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا، معاملے سے پوری دنیا میں ہمارا مذاق بن جائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے کہا کہ بل اب قانون بن چکا ہے، تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قانون دان احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ بل پر صدر کے اعتراضات پر غور ہونا چاہیے، انکوائری کے لیے سپریم کورٹ بہترین ادارہ ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہیڈ آف سٹیٹ کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی، ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ صدر کا ٹویٹ قانونی ماہرین کا شدید تشویش کا اظہار۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون بنا یا نہیں، قانونی ماہرین کی رائے تقسیم۔ معروف قانونی ماہر اشتر اوصاف کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے ٹویٹ میں درست بات نہیں کی، اگر بل پر 10 دن میں کوئی دستخط نہ ہو تو وہ خود ہی قانون بن جاتا ہے۔ معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ صدر یا دستخط کرتا ہے یا پھر قانونی رائے کے ساتھ بل واپس کرتا ہے۔ اگر ریکارڈ میں ان کا دستخط موجود نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے منظوری نہیں دی تھی اور عملے کو ہدایت کی تھی کہ ان بلوں کو واپس بھجواؤ پارلیمان کو، تو یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے۔ بل ڈارٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اس بل پر صدر کے جو اعتراض ہوں اس پر غور کیا جائے، انکوائری کے لیے سپریم کورٹ بہترین ادارہ ہے۔ آپشن یہ تھی کہ آپ ان بلز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو واپس نہ بھیجتے، تو صورت میں 10 دن کے اندر ویسے ہی وہ سمجھا جاتا کہ صدر مملکت منظوری دے چکے ہیں، تو غالباً یہ تیسرا آپشن ہو سکتا ہے ایکسرسائز کیا گیا ہو۔
कानूनी माहिर कामरान मुर्तजा का कहना है कि अगर किसी ने सदर के जाली साइन कर दिए हैं तो इससे मसला पैदा हो गया है, मामले से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि बिल वजीर आजम हाउस पहुंचा तो वो कानून बन गया, अब तब्दील तो नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन का कहना है कि हेड ऑफ स्टेट की बात को अहमियत नहीं दी गई, हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है। काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं सदर पाकिस्तान नहीं, आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। क्या सदर ने बिल पास ना करने की कोई वजह बताई है? जी हाँ, और अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो उसकी वजह भी होनी चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हमसे मुशावरत की गई थी और हम चौधरी परवेज़ इलाही को मनाने नहीं मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है तो मैं नहीं समझता उसको सदर साहब को उसको जुटलाना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कानून के अंदर मौजूद है। तो मैं नहीं समझता अगर उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए तो क्यों नहीं किए, पहले तो वो उसकी वजाहत कर दें। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो किसी के हक़ में नहीं है, आपने कोई ऐसे इक़दाम किए हैं या काम किए हैं लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके बरक्स कह रहा है, तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। मैं समझता हूँ उस पर उनको एहतजाज ही नहीं करना चाहिए ऐसी बात पे, चाहे वो सुप्रीम हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उससे उनसे भी ज़्यादा सुप्रीम है, उसी के वो मातहत भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें दिसंबर तक का टाइम चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने यही कहा था कि जी वो भी चाहते हैं कि PDM का आपस में ज़रूर सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे भी सीट वाइज हमें बैठ के ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत PTI की तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को साइफर तहकीकात केस में गिरफ्तार किया। साइफर के हवाले से पूछा भी गया। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, मजिस्ट्रेट का कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है, मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है, इस केस में कोई सदाकत नहीं, किसी साजिश का हिस्सा था, ना ही किसी साजिश का हिस्सा बनने का इरादा रखता हूँ। साइफर गुमशुदगी का मामला, PTI हुकूमत के अहम वज़रा FIA के रेडार पर। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतिशाम आलम की जानिब से साइफर गुमशुदगी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड देने का इख्तियार खुसूसी अदालत को है। सरकारी छुट्टी होने के बायस मुल्ज़म को ड्यूटी जज की अदालत में पेश किया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि बतौर ड्यूटी जज मुल्ज़म का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। तफ्तीशी अफसर मुल्ज़म का मेडिकल करवाएं और 21 अगस्त को मुल्ज़म को खुसूसी अदालत में पेश करें। दूसरी जानब असद उमर भी साइफर मामले में धर लिए गए। FIA ज़राए के मुताबिक असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और FIA साइफर तहकीकात में असद उमर से पूछताछ करेगी। बगैर इजाजत जलसे और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील ईमान मजारी ने कहा कि ये तमाम काबिल जमानत दफात हैं, कौन से मुआशरे में ये चीजें होती हैं। प्रोसिक्यूटर अदनान अली बोले कि ईमान मजारी और दीगर की तरफ से इदारों के खिलाफ तकारीर की गई, खातून का रिमांड कैसे होगा, अदालत का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में तरीक़ाकार मौजूद है, इस केस में खातून का फिजिकल रिमांड हो सकता है। बगैर इजाजत जलसे और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी को दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। समाअत ड्यूटी जज एहतिशाम आलम ने की। मीडिया को कमरा अदालत में जाने से रोक दिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी कमरा अदालत के बाहर तैनात कर दी गई। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी फैसले में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से ईमान मजारी के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कानून के मुताबिक खातून का जिस्मानी रिमांड सिर्फ कत्ल और डकैती के मुकदमात में मंजूर किया जा सकता है। फैसले में मजीद कहा गया कि ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद की जाती है और ईमान मजारी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाता है। इससे कबल दौरान समाअत शीरी मजारी रोस्टम पर आ गई और कहा कि मैं मुकदमे में नामजद नहीं हूँ, मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे घर के CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, मैं इसके बाद खुद को गैर महफूज तस्वर करती हूँ। जिस पर जज ने शीरी मजारी से कहा कि आप मुतलका फोरम से रुजू करें और तफ्तीशी अफसर को अगर जरूरत नहीं है तो उनके मोबाइल वापस कर दें।